आचार्य की मनमानी से आम्रपाली काफी क्रोधित हुई थी और उसके दिल को ठेस पहुंची थी और इसी वजह से वो अपने कक्ष में आकर बिलख बिलख के रो रही थी, जहां सोमनी उसे संभालने की कोशिश की थी। वही सम्राट बिंबिसार आम्रपाली को याद कर अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे थे। तभी अंतेनाग वहां आया और उसने बताया कि उसे पता चल चुका है कि वैशाली से उनके गुप्तचर कहाँ गायब हो रहे हैं और इन सब के पीछे कौन है। ये सुनकर सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने तुरंत कहा, बताओ अंतेनाग, क्या हुआ उनके साथ? तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, हमारे वैशाली के सारे गुप्तचरों को मार दिया गया है। यहाँ तक कि अभी जिसे हमने भेजा था वो भी वैशाली के जंगल में गंभीर स्थिति में मिला है। ये सुनकर सम्राट चिंता में पड़ गए। अपनी बात जारी रखते हुए अंतेनाग ने कहा, सम्राट, इन सब के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे गुप्तचरों को मारना वैशाली के बस की बात नहीं। हमारे गुप्तचर की पहचान वही व्यक्ति कर सकता है जो या तो मगध से जुड़ा है या फिर हमें जानता हो। अंतेनाग की बातों से सम्राट के चेहरे के भाव अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने तुरंत गंभीर आवाज में अंतेनाग से पूछा, कौन है वो? अंतेनाग ने जवाब देते हुए कहा, सम्राट, हमने उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है, जल्द ही पता चल जाएगा, पर जो भी कोई है वो वैशाली में ही है। अंतेनाग की बात से सम्राट का पूरा ध्यान अब वैशाली और आम्रपाली की सुरक्षा पर चला गया। उन्होंने कहा, हमारे गुप्तचर को आखिर कौन ऐसे मार सकता है? अंतेनाग, जल्द से जल्द पता करो कि आखिर वो है कौन, क्योंकि इन सब का मतलब साफ है कि वहां अब आम्रपाली सुरक्षित नहीं है। अब आम्रपाली की सुरक्षा का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इधर सम्राट बिंबिसार को पता चलता है कि वैशाली में कोई है जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो वहीं वैशाली में आम्रपाली सारी रात ये सोचकर नहीं सो पाती है कि आज जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से ही हुआ था। अगले दिन सुबह की सभा आचार्य ने स्थगित कर दी थी। वो अपने कक्ष में थे। उनके कक्ष में सन्नाटा छाया हुआ था। वो शांत मुद्रा में बैठे तो थे, लेकिन बीती शाम सभा में हुई उनकी अपमान की बातें अभी भी उनके दिमाग में जोरों से गूंज रही थी। अगले ही पल उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज उनके कक्ष में गूंजी, क्या हुआ आचार्य? कल हुए अपमान के बारे में सोच रहे हैं? ये सुनकर आचार्य ने अपने कक्ष के दरवाजे की तरफ देखा। वहां सामंत पुत्र विक्रम देव खड़े थे। उन्हें देख के आचार्य का क्रोध एक पल के लिए और बढ़ गया। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? विक्रम देव के चेहरे पर कल जितनी गहरी मुस्कान थी, आज उतनी ही गंभीरता दिखाई दे रही थी। उन्होंने आचार्य के पास आकर कहा, आचार्य, आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तो हमें भी आम्रपाली की बातें सत्य लग रही हैं। क्या आप सच में आचार्य ही हैं या फिर? इस बात पर आचार्य का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने तुरंत कहा, विक्रम देव, हमें मजबूर मत कीजिए। आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए हम चुप हैं, अन्यथा। आचार्य अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, तभी विक्रम देव ने उनकी बात को काटते हुए कहा, अतिथि, चलिए याद तो आया आपको कि हम आपके अतिथि हैं, अन्यथा हमें तो लगा था कि आचार्य अपने अपमान को ही याद करके बैठे होंगे। आचार्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे थे। तभी विक्रम देव की बात सुनकर वो शांत हो गए। विक्रम देव ने कहा, आचार्य, कल आपने हमें आम्रपाली से भेंट कराने के लिए कहा था, लेकिन लगता है कि अब वो दिन कभी नहीं आने वाला। क्या आचार्य अपने अतिथियों से किए गए वचन को तोड़कर उनका ऐसे स्वागत करते हैं? विक्रम देव आचार्य को ताना मार रहा था, लेकिन आचार्य का स्वभाव एकाएक रहस्यमय ढंग से बदलता गया, मानो उनके दिमाग ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया हो। पहले तो आचार्य की इच्छा हुई कि विक्रम देव को जान से मार डाले, लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ सूझा, उनकी आंखों से क्रोध एकाएक गायब हो गया। उन्होंने तुरंत विक्रम देव से पूछा, तो क्या आप अब भी आम्रपाली से मिलना चाहते हैं? विक्रम देव हंसने लगा और अपनी आंखों से हामी भरते हुए इशारा करते हुए कहता है, जब से आम्रपाली को देखा है उनसे मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई है। ये सुनकर आचार्य के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उनके अंदर ही अंदर खलबली मची हुई थी। उनके व्यवहार से साफ समझ में आ रहा था कि अब उनके दिमाग में कुछ बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। उन्होंने कहा, अवश्य, हमने आपको आम्रपाली से भेंट कराने के लिए कहा है, तो अवश्य ही हम अपना वचन पूरा करेंगे। जैसे ही आचार्य ने उसे भेजने की बात कही, विक्रम देव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने उत्साहित होते हुए पूछा, तो बताइए, कब जाना है हमें आम्रपाली के पास? अब हमसे और इंतजार नहीं होता। धैर्य रखिए सामंत पुत्र विक्रम देव, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए शीघ्रता करने की बजाय आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब जब आप हमें कहेंगे तभी हम उनसे मिलने जाएंगे।
परंतु ध्यान रखिएगा, हमसे अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं होगी। ये बोलकर सामंत पुत्र विक्रमदेव वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आचार्य के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा गहरा गई और वो खुद से बात करते हुए कहते हैं, बिल्कुल सामंत पुत्र, बिल्कुल। अब आपको बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। देखते जाइए ये आचार्य अब क्या करते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि एक तीर से 2 निशाने कैसे लगाए जाते हैं। एक और आचार्य एक बार फिर आम्रपाली के खिलाफ चक्रव्यूह रचने के लिए तैयार बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर आम्रपाली सोच रही थी कि सुभद्रा को कैसे इन सबसे बाहर निकाला जाए। वो अपने महल के सबसे ऊपरी हिस्से में जाकर खड़ी हो गई थी। वहां से पूरा वैशाली दूर दूर तक दिखाई पड़ता था, यहाँ तक कि राजमहल का हर एक हिस्सा भी साफ साफ दिखता था। उस वक्त वहां चारों तरफ शांति का माहौल था। आम्रपाली राजमहल की तरफ एकटक देखे जा रही थी। सोम भी उसके साथ वहां खड़ा था। उसने आम्रपाली की खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ आम्रपाली जी, क्या सोच रही हैं आप? आम्रपाली ने सामने राजमहल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सोम, हमें कुछ भी करके सुभद्रा को इस दलदल से बाहर निकालना होगा, अन्यथा महारानी और आचार्य सुमंत दोनों ही उसे इस नर्क में धकेल देंगे। क्षमा कीजिए आम्रपाली जी, परंतु इसके लिए सुभद्रा का भी इस बात को समझना आवश्यक है। वो तो स्वयं नगरवधु बनने के सपने देख रही है। आपने और सरना जी ने उसे न जाने कितनी बार समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वो महारानी के पास चली गई। सोम आम्रपाली से कहना चाहता था कि जब सुभद्रा ही इस दलदल से बाहर नहीं निकलना चाहती तो वो उसके लिए इतना क्यों करना चाहती है। आम्रपाली ने सोम को समझाते हुए कहा, नहीं सोम, सुभद्रा को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे तो बस यहाँ की चमक धमक दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे का अंधकार वो नहीं देख पा रही है, क्योंकि महारानी ने उसकी आंखों में झूठे सपने भर दिए हैं। इतना बोलकर आम्रपाली रुक गई और सोम की तरफ पलटते हुए कहती है, परंतु हम तो सत्य जानते हैं ना, और सत्य जानकर भी सुभद्रा को इस तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। हमें वक्त रहते उसे इस दलदल से निकालना ही होगा। जो भी कुछ हुआ उसके बाद से हमें सुभद्रा के लिए और डर लगने लगा है। यहाँ आम्रपाली सुभद्रा को नगरवधु बनने से रोकना चाहती थी, लेकिन वहीं सुभद्रा महारानी के साथ पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी थी। सुभद्रा महारानी और कपाला के साथ उसी खंडहर में थी जहाँ महारानी किसी उत्सव की तैयारी करवा रही थी। उस खंडहर को पूरी तरह से सजा दिया गया था और एक महल की तरह पुनः जीवित कर दिया गया था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां कभी खंडहर भी था। वहां चारों तरफ युवतियों के अनुसार सजावट की गई थी। उस खंडहर के प्रवेश द्वार पर राजकुमारी की तरह सजी हुई स्त्रियों की 2 मूर्ति भी थी जो सबके स्वागत के लिए खड़ी थी। वहां से अंदर जाने वाले सारे रास्तों पर कोमल कालीन बिछाए गए थे। महल के छत पर बड़े बड़े जगमगाते कांच के झूमर भी लटक रहे थे। वहां ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं थी। खाने पीने से लेकर आराम करने तक की सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन उस महल के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा पानी का पतीला रखा हुआ था। महारानी कपाला के साथ चलकर उस पतीले के पास आई और कहती हैं, बस 3 दिन और फिर शुरू होगा एक भव्य उत्सव, जहां हर युवती को उसके पसंद की सारी सुविधाएं मिलेंगी, जहां वो एक रात के लिए राजकुमारी बनकर जी सकेंगी। महारानी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि उनके पीछे सुभद्रा खड़ी थी और उसने कहा, और इसका फायदा उठाकर हम वो करेंगे जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सुभद्रा का बीच में यूं कहना महारानी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, सुभद्रा, तुम भूल रही हो कि हमें गलती से भी इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना है। यदि किसी ने धोखे से भी सुन लिया तो जीवन भर के लिए भुगतना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना? महारानी का कठोर होकर यह कहना सुभद्रा को थोड़ा ठीक नहीं लगा। उसने अपनी नजरें झुका ली और हाँ में सिर हिला दिया। तभी कपाला ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये सब तो हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना, ताकि तुम्हारी खूबसूरती बरकरार रहे। वरना तुम ही बताओ, खूबसूरती नहीं रहेगी तो क्या तुम कभी नगरवधु बन पाओगी? कपाला की बातें सुनकर सुभद्रा मुस्कुरा उठी। उसने झट से कहा, आप सत्य कह रही हैं कुबड़ी काकी। बस हमें अब उस दिन का इंतजार है जब हमारे और आम्रपाली के बीच प्रतियोगिता होगी और उसे जीतकर हम नगरवधु बनेंगे। निश्चिंत रहो, अब तो हमें लगता है कि तुम्हारी और आम्रपाली के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहीं आम्रपाली स्वयं नगरवधु पद छोड़कर ना भाग जाए। आम्रपाली नगरवधु पद छोड़कर क्यों भागेगी? ये सवाल कपाला और सुभद्रा दोनों के दिमाग में घूमने लगा। दोनों ही महारानी की तरफ उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। उन दोनों को इस तरह से अपनी ओर निहारता हुआ देखकर महारानी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्योंकि वैशाली के एक कोने में आम्रपाली के खिलाफ चिंगारी सुलग चुकी है
तो इस बारी है तो फूंक मारकर उस चिंगारी को भड़काने की, और ये नेक काम हम स्वयं करेंगे। फिर देखना हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। सुभद्रा और कपाला अब भी महारानी की पहेलियों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन कपाला ने हंसते हुए कहा, हमें ये तो नहीं समझ आया कि आप करना क्या चाह रही हैं, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि आप अब कुछ बड़ा करने वाली हैं। महारानी का सारा ध्यान कल की सभा में हुए तमाशे पर था। राजमहल आकर सबसे पहले आचार्य के पास पहुंची। उस वक्त आचार्य अपने कक्ष के सामने बने बाग में खड़े होकर दो अनजान व्यक्तियों से कुछ बात कर रहे थे। वो इतना धीमे बात कर रहे थे कि उन दोनों के अलावा किसी और को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। महारानी जब वहां पहुंची तो आचार्य का व्यवहार देखकर थोड़ा सोच में पड़ गई। वहीं दरवाजे पर खड़े होकर खुद से कहती हैं, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इन्हें तो पहले कभी महल में नहीं देखा, और आचार्य इनसे इतना धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन तभी आचार्य की नजर महारानी पर पड़ गई। महारानी को अपनी तरफ संदेह भरी नजरों से घूरता हुआ देख एक पल के लिए वो सन्न रह गए, परंतु अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर सबसे पहले उन्होंने उन दोनों पुरुषों को वहां से जाने के लिए कहा, और फिर खुद महारानी से कहा, अरे महारानी जी, आप यहाँ? महारानी का ध्यान अभी भी उन दोनों पुरुषों पर ही था। आचार्य उनकी नजरों को भाप गए थे, इसलिए उन्होंने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जोर देकर कहा, क्षमा कीजिए महारानी, परंतु क्या हम पूछ सकते हैं कि आपका ध्यान किधर है? आचार्य महारानी के पास जाकर खड़े हो गए। उनके सवाल से महारानी का ध्यान उन पुरुषों से हट गया। उन्होंने आचार्य की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आचार्य, हम यही हैं, बस ये दोनों पुरुष हमें पहले कभी महल में दिखाई नहीं दिए, इसलिए। आखिर ये दोनों हैं कौन? आचार्य ने काफी सोच समझकर जवाब देते हुए कहा, महारानी ये शिल्पकार हैं। महल के पिछले भाग की पच्चीकारी थोड़ी फीकी पड़ गई है, उन्हें ठीक करने के लिए हमने उन्हें बाहर से बुलवाया है। ये बोलकर आचार्य ने एक सुकून भरी सांस ली। महारानी भी आचार्य की बातों में आ गई। उन्होंने आचार्य की सराहना करते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा आचार्य सुमंत, महल का इतना ख्याल तो महाराज भी नहीं रखते जितना आप रखते हैं। इस बात पर आचार्य ने महारानी से कहा, धन्यवाद महारानी जी। आचार्य अपनी बात पूरी कर पाते कि तभी महारानी ने उन्हें टोकते हुए कहा, वैसे कल सभा में जो भी कुछ हुआ, आम्रपाली ने बहुत गलत किया। उसे पता होना चाहिए था कि वो किससे बात कर रही है। भारी सभा में आपका अपमान करके चली गई। महारानी की ये बातें सुनकर आचार्य का क्रोध फिर से भड़क उठा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन महारानी चुप ना बैठी। उन्होंने कहा, वैसे मानना पड़ेगा आपके धैर्य को, वो इतना कुछ कहकर चली गई और आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी जगह अगर हम होते तो शायद अब तक उसे इस महल से क्या वैशाली से ही बाहर निकाल देते। महारानी आचार्य को आम्रपाली के खिलाफ करने आई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आचार्य पहले से ही आम्रपाली के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आचार्य भी महारानी को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहज होकर महारानी को जवाब दिया, आप सत्य कह रही हैं महारानी, आम्रपाली ने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत था। हमारी जगह कोई और भी होता तो अवश्य ऐसा करता, परंतु हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। आचार्य का जवाब सुनकर महारानी हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आचार्य ऐसा जवाब देंगे। अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए उन्होंने कहा, आपकी अच्छाई का कोई जवाब नहीं आचार्य, परंतु याद रखिएगा, सांप पालने भर से वो आपका वफादार नहीं हो जाता। इतना कहकर महारानी वहां से चली गई, लेकिन आचार्य के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने खुद से कहा, आपको क्या लगता है महारानी, कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद हम शांत बैठेंगे? आप देखती जाइए आज रात क्या होता है। रात का वक्त था। आम्रपाली भोजन करके अपने कक्ष में आ गई थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके महल के बाहर क्या हो रहा है। विक्रमदेव 2 सैनिकों के साथ नीलपद महल आया हुआ था। उन सैनिकों को आचार्य ने भेजा था, इसलिए नीलपद महल के सैनिकों ने भी उन्हें महल के अंदर जाने दिया। उस वक्त सोम भी अपने कक्ष में आराम कर रहा था। बस जाग रहे थे तो वो सैनिक जो महल की रक्षा के लिए तैनात थे। विक्रमदेव के साथ आए सैनिक कोई और नहीं बल्कि आचार्य के वही 2 आदमी थे जिनसे वो बात कर रहे थे। उन्होंने विक्रमदेव को आम्रपाली के कक्ष के बाहर छोड़ते हुए कहा, ये देवी आम्रपाली का कक्ष है, अब आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। ये बोलकर वो सैनिक वहां से चले गए और आम्रपाली के कक्ष के बाहर तैनात सैनिकों को एक एक करके किसी न किसी काम के बहाने वहां से भगा दिया गया। आम्रपाली के कक्ष के द्वार पर खड़े होकर विक्रमदेव वासना भरी मुस्कान से हंसते हुए कहता है, तो चलो आखिरकार आज तुमसे भेंट हो ही जाएगी आम्रपाली। ये बोल उसने आम्रपाली के कक्ष का द्वार झट से खोल दिया। उस द्वार की आवाज सुनकर आम्रपाली घबराते हुए उठ गई। क्या आम्रपाली विक्रमदेव का सामना कर पाएगी?
क्या बन जाएगी उसका शिकार? आखिर महारानी उस उत्सव के बहाने क्या खेल खेल रही थी? क्या सम्राट बिंबिसार आचार्य सुमंत का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।